वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग चैप्टर 2 जो अकाउंट्स का क्लास 11 का है उसका चैप्टर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म वही है जैसे हम जब भी कोई इंग्लिश जब हम सीखना होता है तो ABC में सीखना होता है। इसी तरह से अकाउंटेंसी भी सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका कंसेप्ट हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसके कुछ टर्म इस चैप्टर को मैं 2-3 पार्टों में डिवाइड करूँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी लास्ट पार्ट में मैं करूँगा जिससे कि आपकी कंसेप्ट ठीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि चलो ये हमने ग्रोसरी शॉप खोली तो ये भी हमारा बिजनेस है, हमने मेडिसिन की शॉप खोली वो भी हमारा बिजनेस है, हमने स्वीट्स की शॉप खोली वो भी हमारा बिजनेस है, इसी तरह हमने ज्वेलरी की शॉप खोली तो वो भी हमारा बिजनेस है। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि बिजनेस है, जो भी हमने शॉप खोली कुछ भी खोली तो उसे बिजनेस करते हैं। लेकिन बिजनेस का एक स्पेसिफिक डिफिनीशन है। स्पेसिफिक डिफिनीशन ये है कि बिजनेस हमेशा उसका जो मोटिव होता है बिजनेस का, कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिजनेस करते हैं उसका मोटिव प्रॉफिट होता है। अगर हम कोई भी चीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे टेक्निकली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी शॉप खोला तो आप उसको सेल करेंगे, उससे आप क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्रॉफिट कमाएंगे तो ये आपका बिजनेस में क्लासीफाई हो जाएगा। इसी तरह आपने ज्वेलरी शॉप खोली तो आप उसमें ज्वेलरी बेचेंगे, उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे तो ये आपका बिजनेस में क्लासीफाई हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव जरूरी है, भले ही उसमें लॉस हो जाए लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होता है बिजनेस करने का वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो इसलिए बिजनेस को हम बोलते हैं कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो कि प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग उसको करते हैं तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। कि जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको 5 लाख आप कैश लेके आते हैं, 5 लाख फर्नीचर लेके आते हैं, कुछ मशीनरी लेके आते हैं, इन सब कुछ फर्नीचर लेके आते हैं, इन सब आइटम एसेट से आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इन्वेस्ट आप बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो उसको जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं चाहे वो कैश का हो, चाहे आप एसेट्स का हो या फर्नीचर हो, मशीनरी हो, जो भी कुछ लाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल करते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल जो है जिससे हम क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें जैसे जैसे प्रॉफिट आती है हमारा कैपिटल भी बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ऑनर फॉर द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद थर्ड टर्म है ड्राइंग्स। मान लो हमने एक जनरल स्टोर खोला। जनरल स्टोर में बहुत तरह के सामान होते हैं, जैसे कभी ग्रोसरी के आइटम होते हैं, कभी सर्फ साबुन के, टूथपेस्ट के, बहुत सारे आइटम होते हैं जिसमें क्या जो हमारे रोज़ के डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरत के सामान उस हमारे जनरल स्टोर में मिलते हैं। तो क्या होता है जब भी कोई प्रोप्राइटर जो है अपने जो शॉप है उसी से वो अगर वो अपने घर के लिए कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान ले जाए, जैसे ग्रोसरी लेके जाए या फिर कुछ सर्फ साबुन और भी कुछ जो भी चीज़ ज़रूरी चीज़ें जो घरेलू की डोमेस्टिक यूज के लिए हों, तो उसको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर उसको लेके जा रहा है, अपने बिजनेस में से लेके जा रहा है तो इस तरह को हम ड्राइंग करते हैं। मतलब कि वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान लेके जा रहा है, फैमिली में बहुत सारे फैमिली में यूज करने के लिए, तो इसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं टेक्निकल टर्म में। कैश भी ले जा सकता है और कुछ सपोज उसको कुछ अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो अपने बिजनेस से कुछ पैसे उसने निकाले और ट्यूशन फी पेमेंट कर दी, तो ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। ड्राइंग मीन्स कोई भी बिजनेस से कुछ भी निकाला आपने, चाहे वो गुड्स निकाला हो, चाहे वो आपने कैश निकाला हो, कुछ भी आपने निकाला तो वो हमारे लिए ड्राइंग कहलाएगा। बिजनेस के टर्म में उसके अकाउंटिंग टर्म में उसको ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है सर लायबिलिटी। लायबिलिटी टेक्निकली क्या होता है? जैसे लायबल हम किसी के लिए, हमें किसी को कुछ देना है। इसी तरह बिजनेस के टर्म में हम कहते हैं बिजनेस को अगर हम
हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें वो करते हैं, ऑन कर, हमें ड्यू होता है हमारे लिए, हमें किसी को पे करना होता है। मतलब ये बिजनेस वो सम सर्टेन अमाउंट टू सम आउटसाइडर या समवन, तो इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी ही जो है, फॉर एग्जांपल मैंने मेडिसिन शॉप कर दी, तो हमें हमें खरीदना होगा मेडिसिन बेचने के लिए, तो हमने उसको क्रेडिट परचेज पे खरीद लिया। मैंने समझ लो कि एक होलसेलर से हमने कुछ मेडिसिन लिए, तो होलसेलर ने हमें क्रेडिट दिया कि आप 2 महीने में आप मेडिसिन बेच के हमें फिर वापस पैसे कर दो। तो ये क्या हुआ, हमें इस जो मेडिसिन को हमने खरीदा उसे अभी तो मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन बाद में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हम इसके लिए हमें पे करना है उसको। आई एम ओइंग दैट अमाउंट टू द होलसेलर। तो इसको, इस टर्म को हम क्या होते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि हमें कुछ पे करना है, एक ड्यू टाइम पे हमें पे करना होता है। तो इसको फंड के बिजनेस के टर्म में इसको लाइबिलिटी कहते हैं। अब क्या है कि लाइबिलिटी कितने तरीके के होते हैं। लाइबिलिटी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहले एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, जो फर्म को, जो बिजनेस से आउटसाइडर को जो हमें पे करना होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको बताया कि मैंने होलसेलर से मेडिसिन परचेज किया, उससे क्रेडिट परचेज में मुझे दिया, उधार दिया, मुझे उसको लौटाना है। तो इस तरह इसकी, तो ये क्या हुआ, फर्म के आउटसाइडर को हमें पेमेंट करना है। हमारे बिजनेस का वो आउटसाइडर है होलसेलर, तो उससे हमें पेमेंट करना है। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। इसी तरह इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटी है कि जो बिजनेस के द्वारा अपने ऑनर को पे करना होता है। सपोज हमने एक जनरल स्टोर खोला, उसमें कुछ कैपिटल लगाया, कैपिटल के द्वारा में कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, मशीनरी लगाया, जो भी लगाया, ये सब जो है वो बिजनेस है वो अपने ऑनर को पे करना होता है। तो जब मान लो बिजनेस अगर बंद हो जाए तो बिजनेस क्या होगा, कैपिटल उसको पे करना पड़ेगा बिजनेस को, उसके ऑनर को। तो इस तरह की लायबिलिटी को इंटरनल, क्योंकि वो इंटरनल ऑनर क्या होता है, बिजनेस का इंटरनल पर्सन होता है, तो ये कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह से करेंट लायबिलिटी के भी 2 टाइप के होते हैं। करेंट लायबिलिटी भी इंटरनल एक्सटर्नल, और दूसरा क्लासिफिकेशन इसका है करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। नाम से ही क्लियर है, जैसे ही कोई करेंट लायबिलिटी क्या होती है, तो करेंट में पे करना है, मतलब तुरंत, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है कि नियर फ्यूचर में हमें जरूर पे करना पड़ेगा इमीडिएटली। और नॉन करेंट लायबिलिटी होती है जिससे हमें नियर फ्यूचर में पे नहीं करना है, कुछ समय के बाद पे करना होता है। अकाउंटिंग टर्म में क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि कोई भी लायबिलिटी जो कि हमें पे करनी है वो 12 मंथ के बाद पे करनी है, तो उसको हम कहेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। ऐसे ही कोई फ्यूचर लायबिलिटी है, लेकिन हमें विद इन 12 मंथ के अंदर उसको पे करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने नॉन करेंट लायबिलिटी का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, मैंने बोला कि सर 5 साल के लिए 5 साल का लोन का टर्म है, 5 साल के अंत में मुझे उसको वापस कर देना है। तो ये लायबिलिटी हमें कब बैंक लोन में कब पे करना है, मोर देन 1 ईयर, मतलब 12 मंथ के बाद भी 5 साल के बाद 5 साल तक पे करना है। तो 1 साल के बाद का तो ये लोन जो है मोर देन 12 मंथ में पेबल है, तो इसको हम नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। इसी तरह मान लो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमने मेडिसिन परचेज की, होलसेलर ने बोला आप 2-3 महीने में इसको बेच के मुझे पैसे वापस कर देना, तो मुझे क्या 3 महीने के अंदर इसको पे करना है। तो क्या ये विद इन 12 मंथ की लायबिलिटी हो गई। तो 12 मंथ की जो लायबिलिटी हो गई, तो इसको हम करेंट लायबिलिटी कहेंगे क्योंकि हमें विद इन 12 मंथ में इसको पे करना है। अब आपका मैं बता रहा हूँ एसेट्स क्या होता है। आप नॉर्मल टर्म में एसेट्स को बोलते हैं, मेरे पास कैश है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है और मेरे पास बिल्डिंग है, तो ये सब को हम बोलते हैं हमारे पास एसेट्स है। हमारे पास कार है, हमारे पास प्लेन है, बहुत कुछ है, हमारे पास ये लैपटॉप है, हमारे पास ये टीवी है, बहुत सारा है। तो इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है। तो एसेट को प्रॉपर्टी नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म में क्या इसको बोलते हैं कि हमने बिजनेस की जो एसेट्स, बिजनेस एसेट कौन होता है, बिजनेस में एसेट्स वो होता है जो हमारे पोजीशन में होता है, जिस पे मेरा राइट होता है और जिसको हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, और कैश फ्यूचर बेनिफिट और कैश रियलाइज करने के लिए उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा बिल्डिंग है जिसमें हमने शॉप खोला, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अपना शॉप चलाएंगे तो हम अपना क्या कहते हैं, अपना सामान बेचेंगे।
और सामान बेचेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है कि हमने आज बिल्डिंग लगाई, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो इसको हम एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है। फ्यूचर में हम इसमें इसी बिल्डिंग में रह के अपनी शॉप चलाएंगे, उसको उसमें से अपने गुड्स को सेल करेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा, हमारा बेनिफिट होगा। तो इस तरह के इसको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करेंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स की बात करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं, तो ऐसे एसेट्स जिसको हम कंटिन्यूअस यूज के लिए यूज करते हैं, कंटिन्यू बिजनेस को कंटिन्यू करता जाता है, उसको हम सेल करने की पर्पज से यूज नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यूड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आपको बताया, हमने जो शॉप खोली उसमें बिल्डिंग है हमारा, इसको हम कंटिन्यूअस यूज के लिए जब तक शॉप चलाएंगे तब तक वो हमारी बिल्डिंग रहेगी, उसको हम सेल नहीं करेंगे। इसी तरह हमने फर्नीचर कुछ खरीदे, अपने कस्टमर को जब अपने शॉप पे आएंगे तो उसको बिठाना होगा, तो कुछ फर्नीचर भी हमने परचेज किए। तो इसको क्या है, हम जब तक बिजनेस चलेगा फर्नीचर को जो चलाते रहेंगे, और इसको हम सेल करने के लिए नहीं रखा है, हमने कस्टमर का सर्विस के लिए रखा है। इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते रहेंगे, कंटिन्यूअस यूज होता रहेगा इसका। तो ये जो है आपका नॉन करेंट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब इस तरह से नॉन करेंट एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम व्यू करते हैं, जिसको हम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड एंड फेल्ड, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट्स। सपोज मान लो हमारे फर्नीचर है, फर्नीचर एक एसेट्स है जिसको हम क्या कहते हैं? व्यू कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये जो एसेट्स है इसको टेंजिबल कहते हैं, जो भी आपको दिखता है, पहली बात। दूसरा, सपोज हमारे पास हमने शॉप में एक मशीन लगाई, अब मशीन को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? टेंजिबल एसेट्स, जिसको टेंजिबल बोलते हैं। अब क्या है कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको वो हमारे एसेट्स तो होते हैं, लेकिन ना तो हमें उसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। सबसे पहले क्या होता है? ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू जिसको टेक्निकल टर्म में गुड वैल्यू बोलते हैं। ब्रांड वैल्यू, जैसे ही आपकी शॉप की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा? आपकी सेल ज़्यादा होगी, आपकी सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी। और जिसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है तो उसकी सेल नहीं होगी, उसकी उतनी प्रॉफिट नहीं होगी। तो क्या होगा कि ब्रांड वैल्यू को भी एक एसेट्स है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन आप इसको ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू मेरी है तो मेरी सेल ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते। तो लेकिन ये हमारे एसेट्स तो है, तो इसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं? कुछ पेटेंट हमने कराया, ठीक है, हमने कुछ नया कोई डिस्कवरी की, उसको हमने क्या पेटेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हमने उसको पेटेंट वाला जो डिपार्टमेंट था उसमें इस पेटेंट को रजिस्टर करा लेते हैं, ताकि कोई उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर पाए। तो ये क्या है कि एक रजिस्टर आपका एक पेटेंट हो गया इसका, कोई दूसरा आपके आपने जो डिस्कवर किया उसको कोई दूसरा कोई मिसयूज नहीं कर सके। तो ये आपके पास स्पेशल राइट है, लेकिन आप इसको ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। इंटेंजिबल हालांकि एसेट्स है, आपका पेटेंट राइट है, आप डिफरेंट तरह का गुड्स बनाएंगे, जो आपने जो डिस्कवरी किया वो कोई और नहीं बनाएगा। तो क्या होगा? आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है इस पेटेंट से। तो ये इंटेंजिबल है लेकिन एसेट्स है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूएबल है, और इसको हम बिजनेस के फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज कर लेंगे। जैसे ही आपको मैंने बताया था कि एसेट्स वही होता है जिससे हमें कुछ फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हमारे पोजीशन में हो, और जिससे हम कुछ फ्यूचर बेनिफिट गेन कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा ये एसेट्स है और काफ़ी वैल्यूएबल है। आज के डेट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसी में क्लासीफाई हो जा रहा है। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हम जानते हैं कि इससे हमें काफ़ी फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, हम इजी बिलिंग कर पाएंगे, इजी कलेक्शन कर पाएंगे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। तो इस तरह से ये हमारे एसेट्स है। तो इसको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मुझे मिलेगा, तो इसको इसलिए हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं, क्योंकि इसको विजिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है?
पहले तो मैंने बोला एसेट से मुझे कुछ फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। अब उसमें क्लासीफाई मैंने किया कि नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स की टू पार्ट हो गए, का टू पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अब मैं आता हूँ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट जो होता है कि जो भी हमारे पास कुछ एसेट्स पोजीशन में है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और विद इन 12 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे अकाउंटिंग टर्म में। सपोज हमारी एक शॉप है, हमने रतन लाल को 10 लाख का सामान बेचा उधार। हमने उसको बोला कि आप जो है आज 15 अगस्त है, तो आप मुझे 15 अक्टूबर तक ये सब सामान बेच के मुझे वापस कर देना। तो ये क्या हुआ, रतन लाल जो है ये मेरा एक करेंट एसेट्स हो गया, क्योंकि ये डेटर हो गया, हमारा करंट एसेट्स हो गया, क्योंकि हमने विद इन 12 मंथ, देखो 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक करीब 3 महीने हुए, तो 3 महीने में वो मुझे लौटा देगा वो पैसे। ऐसा एग्रीमेंट हुआ मेरा उसके साथ कि अभी वो सामान मेरे से उधार लेके जाएगा और 15 अक्टूबर तक वो मुझे वापस कर देगा। तो ये जो 3 मंथ के अंदर मुझे वो पैसे मिल जाने हैं। तो ये मेरा क्या डेटर है जो कि कन्वर्ट हो गया कैश में, मतलब कि अक्टूबर में ये कैश में कन्वर्ट हो गया था, कि विद इन 12 मंथ में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स। उसके बाद जो आता है आपका परचेज। सिंपल सी बात है, जो भी आप सप्लाई, जो भी आप माल खरीदते हैं बाहर से, मान लो हमने क्लॉथ की शॉप खोली, तो क्लॉथ की शॉप के लिए हमें कुछ होलसेलर से हमें कुछ क्लॉथ, रेमंड्स के कुछ क्लॉथ खरीदने पड़ेंगे, कुछ ग्रेसिम बीमल के खरीदने पड़ेंगे, कुछ और से ब्रांड के, एलन सॉली जो भी है, इस तरह के ब्रांड हम खरीदते हैं। तो जो भी हम चीज़ खरीदते हैं जिसको हम रीसेल करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, इसको फिर से कस्टमर को बेचते हैं, मतलब रीसेलिंग करते हैं। तो जो भी गुड्स में हम डील करते हैं, हमारी क्लॉथ की शॉप है और हम क्लॉथ को खरीदते हैं और उसको हम रीसेल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। तो परचेज ऑफ बिजनेस को कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह सारे परचेज को हम परचेज नहीं कहेंगे। सपोज हमारी क्लॉथ की शॉप है, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर रखे कुछ, आप जाते हो शोरूम में तो अच्छे चेयर वगैरह रखे रहते हैं, सोफा भी रखे रहते हैं कि कस्टमर आके उस पर बैठे, हमारा सामान उससे कंफर्ट फील करे, तो कस्टमर से काफ़ी डिलाइटेड होगा, जिससे हमारा सेल बढ़ेगा। तो इसको हम सेल, ये जो फर्नीचर हमने जो अच्छे वाले फर्नीचर अपने शोरूम में रखे, इसका पर्पस क्या है कि मुझे फ्यूचर इसको मुझे सेल नहीं करना है, हमने जो परचेज किया है इसको रीसेल नहीं करना है। हमारा पर्पस है कि इसको कस्टमर कंटिन्यू यूज करना है, तो इसको सेल ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसको एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो परचेज और एसेट्स में यही डिफरेंस है कि परचेज जो है, हम जो भी सामान परचेज करते हैं उसको रीसेल करने के लिए, उसको रीसेल करने का हमारा पर्पस होता है, तो उसको परचेज बोलेंगे। और जो सामान हम परचेज करें जिसको रीसेल करने का पर्पस नहीं होता है, उसको हम कंटिन्यूस यूज में लेते हैं, जो कि कस्टमर के लिए लेके आते हैं, कस्टमर के लिए, तो उसको हम परचेज नहीं बोल के एसेट्स बोलेंगे उसको, ठीक है। सेल्स क्या होता है, सपोज हम लोग सबसे हमारी ग्रोसरी की, हमारी मेडिसिन की शॉप है, ठीक है, तो हम मेडिसिन सेल करेंगे तो इसको भी हम सेल करेंगे। तो सबसे जो इसी तरह हमारी कोई ज्वेलरी की सेल है तो हमारी ज्वेलरी सेल करेंगे तो इसको हम सेल्स बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कि जिस चीज़ का हमने शॉप खोला है, जिस सामान को हमें बेचने के लिए शॉप खोला है, उसको अगर हम कुछ सेल करते हैं तो वही उसको हम सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप खोली जिस मेडिसिन की सपोज शॉप थी, तो हम अगर मेडिसिन बेचेंगे तभी ये सेल करा जाएगा। अगर हम फर्नीचर अगर हम हमारे कुछ ओल्ड फर्नीचर है और इसको हम अगर सेल करें तो ये सेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस बिज़नेस में बिज़नेस डील करता है, जिसके लिए हमने बिज़नेस बनाया है, जिस सामान बेचने के लिए, जिस नेचर का बिज़नेस है हमारा, और उसी नेचर का बिज़नेस, उसी बिज़नेस के आइटम को हमें सेल करना है, उसी को हम सेल कहेंगे। उसके अलावा अगर हम कुछ सेल करते हैं तो उसको बिज़नेस के अकाउंटिंग टर्म में उसको सेल नहीं कहेंगे, उसको कुछ सेल ऑफ एसेट्स बोलेंगे। अगर हमने ओल्ड फर्नीचर कुछ भी दिया तो एसेट्स बोलेंगे, उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, वो हमारा सेल्स नहीं कहलाएगा। तो ये सेल्स होता है। सेल्स तो सपोज मान लो हमारा एक फर्नीचर का शॉप है, ठीक है। नॉर्मली फर्नीचर को आप कहते हैं कि एसेट्स होता है, लेकिन हमारा एक फर्नीचर का शॉप है, हम फर्नीचर को ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम फर्नीचर शॉप हमने खोला ही इसलिए है कि हम फर्नीचर को ही सेल करना है मुझे, ठीक है। तो ये इसके लिए फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर सेल हो जाएगी, लेकिन अगर मेडिसिन शॉप के लिए, मेडिसिन शॉप अगर फर्नीचर सेल करता है तो उसके लिए सेल नहीं कराएगी। तो यही बेसिक डिफरेंस है आपका सेल ऑफ एसेट्स और सेल्स में।
सेल्स है जो प्रॉफिट, जिससे सेल्स के बेसिस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके इसी को प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सेल्स में से परचेज लेस करते हैं, तो वो परचेज वो हमारा प्रॉफिट अराइव हो जाता है उससे। ठीक है, तो इस तरह से सेल। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, द बिजनेस इन विच the goods in which business deals in, if we are selling that goods, then only it will classified as sales, otherwise it will not classified as sale। ओके, तो क्लियर हो गया आपका कि सेल क्या होता है, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसके लिए बिजनेस हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसको हमने वही सामान हम बेचेंगे जिसके लिए इस्टेब्लिश किया तो सेल कराएगा, जिसमें और जो सामान के लिए हमने बिजनेस नहीं खोला है और उसको बेच रहे हैं तो हमारा नहीं का सेल्स नहीं कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट का अर्न कर लिए कहलाते हैं, और अर्न करने के लिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बिजनेस खोला तो हमने मान लो साल में हमने टोटल 10 लाख का सेल किया, टोटल उसके लिए मुझे से 8 लाख के परचेज करने पड़े, तो सेल्स तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 10 लाख का हमने सेल किया और 8 लाख का हमने परचेज किया, तो जो डिफरेंस है 10 लाख माइनस 8 लाख, मतलब 2 लाख का हमारा क्या प्रॉफिट हुआ। इसीलिए सपोज ये मार्कर है, मार्कर को हमने इसलिए कहा, सपोज मेरी बुक्स की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, जिसमें हम ये मार्कर वगैरह बेचते हैं। सपोज इसमें मार्कर को हमने 20 रुपीज़ में परचेज किया, ठीक है, इसको हमने 25 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 25 रुपीज़ का मार्केट है, 20 रुपीज़ का मार्केट है, 25 में मैंने सेल कर दिया, तो 25 माइनस 20 क्या हो गया? हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इसी को कैलकुलेट करना कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक चैप्टर 2 के बेसिक कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मेरे लाइव वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आपके पुराने वीडियो पे आपका बहुत सारे हमें अच्छे रिस्पांस मिले हैं, काफ़ी व्यू हुए हैं, काफ़ी पर्सनल मैसेज भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करूँगा इस बेसिक फंड रिटर्न का। अभी कुछ पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं, करीब 11 पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं, और फिर बाद में मैं और भी पार्ट इसका फंड रिटर्न के और रिटर्न नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो क्योंकि आपका पूरी क्लियरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको डे टू डे लाइफ से ही उसको जोड़ने की कोशिश करेगा अकाउंटिंग ज्ञान को, ताकि ये लगे कि आपके आसपास ही जो हो रहा है उसी से वही है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अकाउंटिंग कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, आपके जो बिजनेस है आपके आसपास के एनवायरनमेंट से ही लेके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, जो कि इजी अंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, थैंक्स।